मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले में एक सप्ताह के भीतर एक ही जैसा घटना का प्रेमी देता आया अंजाम। पहले वैशाली के महुआ में प्रेमिका द्वारा प्रेमी से प्यार करने से मना कर देने पर प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दिया था। वहीं दूसरा मामला वैशाली के लालगंज से आया, जहां महुआ जैसा ही मामला सामने आया, जहां प्रेमी का नंबर ब्लॉक करना प्रेमिका को पड़ गया भारी। प्रेमी प्रेमिका का 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, लेकिन कुछ दिनों से प्यार में ब्रेकअप आने के बाद प्रेमी प्रेमिका से था नाखुश। प्रेमी प्रेमिका के इंतजार में घात लगाए बैठा था। तभी प्रेमिका कोचिंग पढ़ाकर जैसे ही एक घर से बाहर निकली, प्रेमी ने प्रेमिका को रोका और कहा कि तुम मेरा नंबर अनब्लॉक करो। तभी प्रेमिका द्वारा मना करने पर प्रेमी ने पिस्टल निकालकर प्रेमिका पर चलाई अंधाधुंध गोली, जहां प्रेमिका की घटना स्थल पर मौत हो गई। पुलिस इस मामले को लेकर सकते में थी। तभी तकनीकी कारण से पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो यह हत्या का तार प्रेमिका की प्रेमी प्रशांत शर्मा के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। जिसके बाद प्रेमी ने पूरी घटना की कहानी बताया, जिसकी जानकारी सदर एसडीपीओ राघव दयाल मीडिया के सामने प्रेस वार्ता करते हुए दिए। जरा सुनिए क्या बता रहे हैं सदर एसडीपीओ राघव दयाल। हत्या का मामला प्रतिवेदित हुआ था। अज्ञात एक व्यक्ति उसको गोली मारकर हत्या किया था और हत्या करके फरार हो गया था। ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। महिला की हत्या की और लड़की ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर की ओर जा रही थी ब्लॉक रोड में ही। उनका घर कुछ ही दूरी पर बरबन्ना में, लालगंज थाना क्षेत्र में ही, बरबन्ना बाजार के पास में ही बरबन्ना गाँव है, वहीं उनका घर था। घर जाने के क्रम में ही ये लड़का उनको गोली मारा और फरार हो गया था। मृतका के मोबाइल के आधार पर कुछ मोबाइल नंबर मिला। उसका तकनीकी जांच करने के बाद एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया। इसमें लालगंज थाना प्रभारी और वैशाली जिला के जिला अनुसंधान इकाई या स्पेशल टीम काफ़ी मेहनत की और उसी नंबर के आधार पर जब तकनीकी जांच किया गया तो उस नंबर का लोकेशन घटना के समय घटनास्थल पर पाया गया। उसके आधार पर उस लड़का को, प्रशांत नाम का लड़का था, बरबन्ना गांव का ही रहने वाला था, जो मृतका के गांव है उसी गांव का ये भी लड़का रहने वाला था। अब इनको पुलिस अभिरक्षण लेकर जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने सारे घटना को स्वीकार किया और बताया कि इनका लव अफेयर से वहाँ पर पहले से चल रहा था। इधर कालांतर में कुछ समय पूर्व से वो मृतका इनसे बातचीत करना बंद कर दी थी। काफ़ी उससे ये नाराज़ रहते थे और घटनास्थल पर जाकर उसे पूछने के लिए गए थे कि तुम हमारा नंबर क्यों ब्लॉक किए हो और हमसे बात क्यों नहीं करी हो, इन सब बातों को। इस पर उन्होंने, मृतका ने साफ इनकार कर दिया कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इसी आवेश में आकर इन्होंने उनको गोली मारकर हत्या कर देने के बाद अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किए। बताया कि पैदल ही आए थे घटनास्थल के पास और वो जब ट्यूशन पढ़ाने गए थे बैठ कर इंतजार कर रहे थे। जैसे ट्यूशन पढ़ा के आए उसके बाद ये उनसे पूछने के लिए गए तो स्थानीय लोगों द्वारा भी बताया गया था कि एक व्यक्ति उस लड़की को हत्या करने का पूर्व वक्त कर रहा था। उसकी भी पुष्टि हो गई और ये हत्या करने के बाद पैदल ही अतौलापुर की तरफ भागे और एक तालाब में अपना पिस्टल फेंक दिया। फेंक करके फिर पुनः अपने गांव चले गए। मृतका के घर के पास ही जाकर के अपने गांव में इत्मीनान से रह रहे थे। जब ये पकड़ाया और सारी बातों को स्वीकार किए, उसके निशानदेही, इन्हीं के निशानदेही के आधार पर उस उक्त पिस्टल को भी बरामद किया गया। एक जिंदा कारतूस और पिस्टल वहाँ से बरामद किया गया। सामने आया कि प्यार में धोखा देने के बाद हत्या किया गया। तो वैसा ही बोला जा सकता है। जब इनसे प्यार था, ब्रेकअप हुआ, उसके बाद इन्होंने आवेश में आकर इस तरह की घटना की है। थैंक यू सर। तो वहीं पप्पू यादव ने पुलिस द्वारा किए गए उद्भेदन पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। अंकिता शर्मा की मौत के तीसरे दिन पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अंकिता के परिजनों से मिलने लालगंज के बरबन्ना स्थित घर पर पहुंचे और मृतका के परिवार का हालचाल जाना एवं ढांढस बंधाया। उन्होंने सरकार के पुलिसिया व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस अंकिता के केस को बंद करने के लिए प्रेम प्रसंग बता रही है। उन्होंने कहा कि अगर अंकिता प्रेम प्रसंग कर रही थी तो फिर जिस कोचिंग में पढ़ाती थी उसका भी जांच हो, क्योंकि कोचिंग संचालक उसके बारे में कुछ तो जानते होंगे। उन्होंने सरकार से इसकी स्पीडी ट्रायल के तहत जांच कराने की मांग किया। देखिए क्या बता रहे हैं पप्पू यादव। सर, हम स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे। इनके मोबाइल का डिटेल चाहते हैं। इसके साथ साथ कि जब इन्होंने अपनी बहन तक को शेयर नहीं किया
मुझे लगता है, जितना मैं जानता हूं प्रेम प्रसंग को या किसी भी ऐसी तरह की घटना को, यदि वो घर में रहती और 3 बजे के पहले घर में वो होती, वो 1 घंटा भी 15 मिनट अकेले में ज़रूर बात करती। तो माँ और बहन के बीच में यदि वो 20 मिनट अकेले बात नहीं कर रही है तो बात कब कर रही है? इसकी भी जांच कर लीजिए। अब मंचलों को प्रेम प्रसंग कह देना प्रशासन की ये फितरत है, बन गई है। और प्रेम प्रसंग होता तो गोली क्यों खाती? प्रेम प्रसंग भी हो और गोली भी खाएं, बच्ची शादी कर लेती, चली जाती, डर जाती। बच्ची पर आरोप लगा देना बहुत सस्ता है भाई। औरतें आरोप लगाने के लिए ही तो पैदा हुई इस दुनिया में, लगता है। कुछ भी हो आरोप लगा दो, गलत है। यह घटना को जांच का विषय है और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी दीजिए। बच्चियों की सुरक्षा और कोचिंग जहां ये पढ़ाती थी उसकी भूमिका को भी तलाशी। किसी को गिरफ्तार किया गया है और एक तरफा प्रेम बताया जा रहा है। भैया, एक तरफा प्रेम नहीं होता, साइको होता है। सर, सबसे बड़ी बात है कि और यदि वो लड़का एक ही दिन में गोली नहीं मार दिया होगा, पहले भी वो रैकी कर रहा होगा, तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज क्यों नहीं निकाले? नहीं है, सीसीटीवी के तार कटा हुआ है। तो तार नहीं कटा देगा तो यार, तार तो थानेदार काट देता है हमारे, तार कटा हुआ है। तो वहीं लोजप्पा रामविलास के पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान भी अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी सरकार के पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अंकिता के परिजनों को सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इसके लिए चिराग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और बिहार के डीजीपी को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराएंगे ताकि अंकिता के परिजन को इंसाफ और सरकार की तरफ से मुआवजा मिल सके। उन्होंने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अंकिता के परिजनों को सरकार सबसे पहले सुरक्षा मुहैया कराए। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। भाई, ये सारी बातें लीपापोती करने का तरीका होता है कि ये एक तरफा ये है वो है। जिसने जो घटना को अंजाम देना था वो अंजाम तो दे दिया ना उसने घटना को। अब वो एक तरफा कोई बात हो, 2 तरफा हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, जो भी ये लोग कहना चाहें, पर आप दोषी को सज़ा कब दे रहे हैं ये बताइए ना। आज आपने गिरफ्तारी की, बिहार में दिक्कत ये है कि कन्विक्शन रेट इतना कम है। जहाँ बाकी राज्यों में आप चले जाइए 80-90% कन्विक्शन रेट है। मतलब 100 अपराध होते हैं, 90 लोगों को सज़ा मिलती है। बिहार में मात्र 7% है। मतलब कितने ऐसे हैं, उनको गिरफ्त आप कीजिएगा, गिरफ्तारी आप उनकी दिखाइएगा और उसके बाद बोलिएगा साक्ष्यों के अभाव में, तथ्यों के अभाव में, आप उनको एविडेंस के लैक में आप उनको आप छोड़ देते हैं। तो जिनको आपने गिरफ्तार किया है, क्या कारण था, कैसे हुआ, क्यों हुआ? और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि भैया नाका के पास ये घटना घटी है, सही बात। वहीं पे बगल में पुलिस का नाका है। सबसे बड़ी तो प्रशासन की उदासीनता यहीं पे दिखाई दे रही है। नाका आप लोग लगाते क्यों हैं? तो ट्रैफिक जाम करने के लिए? किस चीज़ के लिए नाका होता है? ऐसे असामाजिक तत्वों को ही रोकने के लिए ना। अगर नाका के पास एक लड़की के साथ ऐसी घटना घट रही है तो इसके अलावा वो जाएगी कहाँ? वहाँ से बताया जा रहा है कि जिसने इस घटना को घटते हुए देखा, 1-2 लड़का भाग के भी गया नाका के पास। अगर उस वक्त प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई होती, अगर गए होते वहाँ पर, तो संभवतः आज वो लड़की जिंदा होती, जीवित होती, हम लोग के बीच होती। ऐसा नहीं कि गोली लगने के तुरंत बाद उसका निधन हो गया था। परिवार के सदस्य बता रहे 2-2.5 घंटे तक वो जिंदगी की लड़ाई लड़ती रही। ऐसे में प्रशासन थोड़ी सी मुस्तैदी दिखा देता, थोड़ी सी मदद कर देता। आज ये लोग लिपापोती कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। इसीलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी को, जो हमारे प्रदेश के संजोग से मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी मैं पत्र के माध्यम से पूरी घटना की मैं जानकारी दे रहा हूँ। डीजीपी साहब को भी घटना की जानकारी दे रहा हूँ। और साथ में कम से कम प्रशासन के लोग इतनी मानवता तो दिखाएं कि आए, परिवार को एक सुरक्षा का भाव दें। परिवार में एक लड़की के साथ ये घटना घटी, क्या बाकी परिवार के लोगों के साथ ये घटना नहीं घट सकती? परिवार में और भी महिलाएं हैं, सब हैं, यहाँ पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। एक आदमी के साथ ये घटना घटी, कल को मान लीजिए परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ ये घटना घट जाए। और यही एक लड़की परिवार की उम्मीद भी थी।
भाई प्रशासन की तरफ से कम कुछ आर्थिक मदद परिवार के लिए, ताकि आने वाले समय में परिवार का पालन पोषण हो। बुजुर्ग माता पिता हैं, पिताजी कुछ काम नहीं कर रहे, परिवार में जो बाकी सदस्य हैं उनकी शादी हो गई है, विश्वकर्मा समाज से ये लोग आते हैं, तो ऐसे में भाई परिवार की थोड़ी सी मदद, उचित मुआवजा कम से कम परिवार को मिले। परिवार के किसी एक सदस्य को इसमें सरकारी नौकरी, बहरहाल ये सारी बातें मैं लिखित रूप में भी मैं सरकार से मैं मांग करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी इसकी मांग करूंगा, डीजीपी साहब को भी ये सारी जानकारी हम लोग लिख कर देंगे। पर ये तमाम कार्य ऐसे कार्य हैं जो कि प्रशासन को खुद मुस्तैदी से परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए, जो परिवार में अभी घटना घटी है, इन बातों को देखते हुए करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चिंता का विषय, आए दिन जो ये घटनाएं घट रही हैं, इस पे रोक कब लगेगी। अभी हम लोग बगल में गए हुए थे महुआ में, वहाँ पे ऐसे ही इसी तरीके की एक बच्ची कोचिंग के लिए जा रही है, दिन दहाड़े सुबह 10:30 बजे उसके साथ ये घटना घटी। ऐसी ही घटना उसी उम्र की वैसी ही बच्ची शाम को 6 बजे ये घटना उसके साथ घट रही है। और उसके बाद सरकारें दावा करती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे कोई पढ़ाएगा बेटी को? बेटी को पढ़ाने से लोग डरेंगे भैया, जब आप बेटी को बचा नहीं पा रहे हैं तो बेटी को कोई यहाँ पे पढ़ाएगा कैसे? डबल इंजन की सरकार है, तमाम तरीके की सुख सुविधाएं हैं, उसके बाद जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में भाई वैशाली जिले में ही कितनी ऐसी घटनाएं घट गई हैं, बाकी जिले तो आप भूल जाइए, यहीं पे इतनी घटनाएं घट गई हैं। ये अपने में दर्शाता है या तो अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है प्रशासन का, या अपराधियों के मन से भय पूरी तरीके से निकल गया, बेखौफ हो गए हैं ये लोग प्रशासन की तरफ से। दोनों परिस्थितियां चिंताजनक भी हैं और भयावह भी हैं। आज को इस परिवार के साथ ये घटना घटी है, कल को भगवान न करे किसी और परिवार के साथ ये घटना घटे, उस वक्त भी प्रशासन ऐसे ही लीपापोती करेगा। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा और स्थानीय प्रशासन से, एसपी साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि आए, परिवार को पहले सुरक्षा यहाँ पे मुहैया कराएं तत्काल प्रभाव से। लिखित रूप में भी मैं सबको ये जानकारी मैं दूंगा और ये मांग उनसे लिखित रूप में भी करूंगा। और परिवार की आर्थिक व्यवस्था, भाई वही एक बच्ची थी, उम्मीद थी कल को थोड़ा और पढ़ लिख जाती, पढ़ाने जाती थी, खुद भी पढ़ती थी पढ़ाती भी थी, परिवार का खर्चा वो बच्ची उठाती थी। ऐसे में कमाने वाला परिवार का अगर सदस्य गया है तो परिवार की आर्थिक चिंता करना भी ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है। हम लोग मांग करते हैं उचित मुआवजा जल्द से जल्द परिवार को दिया जाए और जो भी दोषी हैं फांसी से कम। भाई जब तक आप फांसी की सजा नहीं देंगे, भय कैसे बैठेगा लोगों को? आप एक बार फांसी पे लटकाइए, उसके बाद देखिए महिलाओं के ऊपर कैसे अपराध कम होता है। जिस राज्य में बेटी सुरक्षित नहीं है, क्या अंकिता शर्मा को इंसाफ मिल पाएगा? भाई देखिए, कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ, चिराग पासवान है, तब तक तो मैं ज़रूर विश्वास दिलाऊंगा कि मैं किसी ऐसी लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो भले यहाँ पे अंकिता का मामला हो, विभिन्न और जिलों में निरंतरता में ना सिर्फ मैं जा रहा हूँ, इस बात को निरंतरता में मैं सरकार के साथ में फॉलो भी कर रहा हूँ जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिले। मैं उम्मीद करूँगा कि भाई बच्ची तो चली गई, परिवार को संतोष तो उसी से मिलेगा ना जब इनको न्याय मिलेगा। बच्ची तो वापस नहीं आने वाली, पर कम से कम जब देखेंगे कि उसके दोषी, उसके अपराधी जिसने उसको इतनी निर्ममता से मारा, उसको जब फांसी मिलेगी, कम से कम परिवार के दिल में सुकून तो मिलेगा, माता पिता सुकून की नींद तो सोएंगे। तो तब तक तो मैं परिवार के साथ हूँ जब तक ये न्याय इनको नहीं मिलेगा।